हेलो स्टूडेंट्स कल जो हम बात कर रहे थे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की, जहां हमने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट देखे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के। उसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। सबसे पहली चीज जो पढ़ी थी वो था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उद्देश्य फलन। उसके बाद में कंस्टेंट्स, प्रतिबंध। उसके बाद में नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन अर्थात ऋणोत्तर प्रतिबंध। उसके साथ साथ हमने कुछ और भी चीजें देखी थी कि एक दी गई रैखिक प्रोग्रामन समस्या के जो सॉल्यूशन होते हैं उनके कितने प्रकार हैं। तो उन सॉल्यूशंस में हमने एक तो पढ़ा फिजिबल सॉल्यूशन यानी कि सुसंगत हल। सुसंगत हल में हम ये देख चुके थे कि सुसंगत हल एक नॉर्मल, एक जनरल हल से किस प्रकार से डिफरेंट था। उसके बाद एक और हल हमने पढ़ा जिसका नाम था ऑप्टिमल सॉल्यूशन अर्थात इष्टतम हल। इष्टतम हल की भी प्रॉपर्टी हमने देख ली थी। ठीक उससे जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि कुछ क्षेत्र भी होते हैं जहां आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। उन क्षेत्रों की मैंने बात की थी। तो कल हम जो उन क्षेत्रों के बारे में देख रहे थे स्टूडेंट्स, तो उनमें मैंने बताया था कि अगर आप आलेखी विधि में बात करते हैं, आलेखी विधि में मैंने मान लिया अगर कोई लाइन इस तरीके से पास हो रही है और दूसरी जो लाइन है वो इस तरीके से पास होती है, तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में मैंने मान लिया एक रीजन मुझे मिला जो कुछ इस तरीके से था। इसके बारे में हम कल बात कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इस तरीके के रीजन यानी कि क्षेत्र को हमने नाम दिया था सुसंगत क्षेत्र, फिजिबल रीजन। और इसके अंदर हमने देखा था कि एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, अर्थात हमारे पास में दो और दो चार चार पॉइंट ऐसे थे जिनकी कंडीशन बन जाती है कि इन चारों में से कोई एक सॉल्यूशन जो है वो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे देता है। अगर मैंने एक बात और बताई थी कि अगर मेरे पास में इस पॉइंट पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, इस पॉइंट के साथ साथ अगर मुझे इस पॉइंट पर भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाए, अर्थात जो हमारे पास में उद्देश्य फलन होता था z, उसकी वैल्यू मैंने मान ली मैक्सिमम वैल्यू 40 थी और ये 40 वैल्यू मुझे इस पॉइंट पर मिल गई। इस पॉइंट के साथ साथ सपोज यही 40 वैल्यू मुझे इस पॉइंट पर भी मिली स्टूडेंट्स, यानी कि मुझे दो पॉइंट पर इस z की मैक्सिमम वैल्यू सेम मिल गई 40 और 40। तो मैं कहूंगा कि इस कंडीशन में इस क्षेत्र के अंदर जितने भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे वो लाई करते हैं ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो ये रेखा है, इस रेखा पर वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन उपस्थित होते हैं। अर्थात यहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दो से ज्यादा आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाते हैं। एक और मैंने फिगर आपको बताया था, उस फिगर में मैंने देखा था कि स्टूडेंट्स यही मेरे पास में सपोज वही लाइनें हैं मेरे पास में जो हम आलेखी विधि में ये जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं लाइनों का, वो कुछ इस तरीके से कर लिया माना, और मैंने कहा कि इनके ऊपर जितने भी कंस्टेंट्स थे यानी जो प्रतिबंध थे वो कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू वाले थे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू के केस में मैं क्या कहूंगा कि जो ये रीजन है वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में मैं ये स्टूडेंट्स देख पाता हूं कि इस केस में भी मेरे पास में एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट ये, अर्थात मुझे तीन पॉइंटों की ऑप्टिमलिटी मिल जाती है कि इन तीन पॉइंटों में से कोई भी एक पॉइंट आपके पास में ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैंने मान लिया कि इस पॉइंट के अलावा, इस पॉइंट के अलावा जो कि एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है, एक और मेरे पास में पॉइंट एग्जिस्ट करता है, माना कि इस अनबाउंडेड रीजन में, जो कि मैंने इस पूरे रीजन को क्या नाम दिया था कल तक, अपरिबद्ध क्षेत्र। इस क्षेत्र को मैंने अपरिबद्ध क्षेत्र नाम दिया था। तो इस केस में अगर इस अपरिबद्ध क्षेत्र में भी
एक ऑप्टिमल पॉइंट मिल गया तो मैं कहूंगा स्टूडेंट्स कि ये पूरी लाइन, यानी कि जो लाइन इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होकर पास होती है, ये पूरी लाइन आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। सो स्टूडेंट्स, कल तक हम ये बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ चुके थे कि आखिर एलपीपी है क्या, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है क्या, जिसका हमने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी देख लिया था, जहां हमने देखा था कि कुछ हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते थे, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ z इज इक्वल टू सी एक्स, वेयर सब्जेक्ट टू कंस्टेंस इज ए एक्स इज लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू b एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, कल तक मैंने ये जो फॉर्मुलेशन था वो एक एक्सपेंड फॉर्म में लिखा था, यानी कि एक विस्तार पूर्वक लिखा था, जहां मैंने c को कुछ इस तरीके से एक रो मैट्रिक्स बना दिया था, c1 c2 c3 एंड सो ऑन cn। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरह मैंने a को भी कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, जिसको मैं एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स कह सकता हूं, यानी कि a11 a12 अप टू a1n एंड सो ऑन a ऑफ n1 a ऑफ n2 एंड सो ऑन a ऑफ nn। ठीक है स्टूडेंट्स, और ठीक उसी तरह मैं b को भी एक नाम देता हूं विच इज कॉलम वेक्टर, यानी कि v1 v2 अप टू b ऑफ n। तो ये एक मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन थी एक दी गई रैखिक प्रोग्रामन समस्या की। अब स्टूडेंट्स, हम ये समझते हैं कि आखिर एलपीपी की जो जितनी भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी, उन बेसिक इंफॉर्मेशंस को एक दी गई प्रॉब्लम में, यानी कि एक एग्जाम्पल के द्वारा हम कैसे समझ सकते हैं, यानी कि एग्जाम्पल में हम जितनी भी डेफिनेशन अभी तक पढ़ते हुए आए हैं उनको समझते हैं, उन चीजों को हमें किस तरीके से अप्लाई करना है और किस तरीके से हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, देखिएगा, हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। चलिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में जैसे कि आपके सामने बुक होगी, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट निकाल के देखिएगा कि उसमें बुक उसने एक्चुअल में पूछा क्या है। अगर आपके पास में दी गई प्रॉब्लम की थ्योरी समझ में आ जाती है, अगर आपको दी गई प्रॉब्लम की थ्योरी समझ में आ गई, यानी कि उसकी लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ जाती है, तो आप किसी भी कंडीशन में दी गई कैसी भी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं, बशर्ते आपको दी गई प्रॉब्लम की एक जो लैंग्वेज है, जो हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज पर आप मत जाइए, लेकिन जो हिंदी लैंग्वेज है उसको बहुत ही बारीकी से समझना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एग्जांपल जो है वो क्या कहता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट एग्जांपल ये बताता है कि एक फर्म है जो कि दो प्रकार के उपकरणों का प्रोडक्शन करती है, यानी कि उनका उत्पादन करती है। स्टूडेंट्स, इन्होंने बताया है कि एक फर्म है जो दो प्रकार के उपकरण बनाती है, और वो दो प्रकार के उपकरण हैं ए और बी। दो प्रकार के उपकरण वो बनाता है ए और बी। अब उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हैं कि इन दो प्रकार के उपकरणों में उन्हें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है और कितनी उनकी लिमिटेशंस हैं, वो सारी कुछ क्वेश्चन में दी गई हैं। सो स्टूडेंट्स, हम धीरे धीरे उस क्वेश्चन को पहले थ्योरी को समझते हैं कि आखिर थ्योरी में वो पूछ क्या रहा है। चलिए, तो ए और बी, आगे बढ़ते हैं। ए और बी के प्रति इकाई लाभ, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि ए और बी के प्रति इकाई लाभ जो है वो क्रमशः है, मैं बात करता हूं, क्वेश्चन में दिया गया है कि लाभ यानी कि प्रॉफिट की वो बात कर रहा है। ए और बी में प्रति इकाई जो लाभ है वो कुछ इस तरीके से है कि जो ए का लाभ है प्रति इकाई वो है 20 रुपए, और बी का जो लाभ है वो है 30 रुपए। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है स्टूडेंट्स कि एलपीपी में जो
जो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन अर्थात उद्देश्य फलन। तो हमें कुछ कुछ यहां नजर आ रहा है कि जो फर्म है वो क्या चाहती है, प्रॉफिट चाहती है। प्रॉफिट किस पे चाहती है कि अगर आप ए प्रकार की एक यूनिट बनाते हैं, अगर आप ए प्रकार की एक यूनिट का मतलब है कि ए प्रकार का जब आप एक उपकरण बना रहे हो तब आपको उस एक उपकरण पर 20 रुपए का लाभ होता है। इसी प्रकार जब आप बी प्रकार का एक उपकरण बना रहे हो तब आपको लाभ होता है 30 रुपए का। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ओके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं कि प्रति इकाई ए उपकरण में 3 मोटर और 2 ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। स्टूडेंट्स अब मैं बात करता हूं मोटर और ट्रांसफार्मर की, अर्थात ये कह रहा है कि जब हम ए प्रकार का एक उपकरण बनाते हैं तो उस एक उपकरण में 3 मोटर और 2 ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। यानी कि ए प्रकार के एक उपकरण को बनाने के लिए उसमें 3 मोटर लगनी है और 2 ट्रांसफार्मर लगने हैं। उसी प्रकार बी प्रकार का जब आप एक उपकरण बनाते हो तो उसमें 2 मोटर और 4 ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। अर्थात स्टूडेंट्स इस फर्म का जो मालिक है वो अपने कर्मचारियों से क्या कहता है कि भाई मेरे पास इस जो कंपनी में है उसमें 2 प्रकार के उपकरण बनने हैं। वो उपकरण उन्होंने बता दिए, एक उपकरण ए है और दूसरा उपकरण बी प्रकार का है। और उसने कहा है कि जब आप ए प्रकार का एक उपकरण बनाते हैं तो उस पर आपको 20 रुपए का लाभ होना चाहिए। उसी प्रकार अगर बी प्रकार का एक उपकरण बनाते हैं तो उस पर 30 रुपए का लाभ है। उसके साथ साथ उसने ये लिमिटेशन दे दी है कि जब आप ए प्रकार का एक उपकरण बनाओगे तो उस ए प्रकार के एक उपकरण में आपको 3 मोटर लगानी है और 2 ट्रांसफार्मर लगाने हैं। ठीक वैसे ही जब आप बी प्रकार का एक उपकरण बनाते हैं तो आप 2 मोटर लगाते हैं और 4 ट्रांसफार्मर लगानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स यहां पे मैं ये देख पा रहा हूं कि उस फर्म के मालिक ने अपने कर्मचारियों पर ये कंस्टेंट्स लगा दिया है, ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि भाई आपको 3 मोटर और 2 ट्रांसफार्मर से ज्यादा एक ए प्रकार के उपकरण में नहीं लगाने हैं। दूसरा कि जब आपको बी प्रकार का एक उपकरण बनाओगे तो आपको 2 मोटर और 4 ट्रांसफार्मर से ज्यादा उपकरण नहीं लगाने हैं। यानी कि एक तरीके से जो हम अभी पिछली क्लास में पढ़ते आए हैं कि आखिर कंस्ट्रेंट्स होते क्या हैं, प्रतिबंध होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि फर्म के मालिक ने उनको इन 2 केसेस में कंस्ट्रेंट्स कर दिया, यानी कि उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया कि आपको कुछ इस तरीके से प्रत्येक ए और बी उपकरण की इकाई में 3 मोटर 2 ट्रांसफार्मर 2 मोटर 4 ट्रांसफार्मर लगाने हैं। स्टूडेंट्स आपको कुछ इसी वे में क्वेश्चंस को समझना होगा कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे मैं समझता हूं कि क्वेश्चन को करना थोड़ा रेयर हो जाता है। और सबसे मुश्किल काम यह है कि सर आखिर हमें जब हम कंस्टेंट्स की बात करते हैं तो वहां हमारे पास में या तो लेस देन इक्वल टू का साइन होता है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है। तो सर हमें लेस देन इक्वल टू का साइन लगाना है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाना है, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग तो आप जब आलेखी रूप लिखते हैं तब आप जब जो रीजन बनाते हैं यानी कि जो क्षेत्र आपको बनाना होता है वो इन्हीं साइन के अकॉर्डिंग बनाना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि एक माह में
210 मोटर, एक माह में 210 मोटर और 300 ट्रांसफार्मर, 300 ट्रांसफार्मर। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हो जाता है कि जो इस फर्म का मालिक है, इस फर्म के मालिक ने अपने कर्मचारियों को एक महीने का टारगेट दे दिया है कि इस एक महीने में आपको मैं देता हूं 210 मोटर और 300 ट्रांसफार्मर। उसके साथ साथ उसने उन अपने कर्मचारियों को रेस्ट्रिक्ट भी कर दिया है कि आपको ए प्रकार के में कुछ इस तरीके से क्वांटिटी रखनी है, लिमिट रखनी है, और बी प्रकार के में कुछ इस तरीके की लिमिट रखनी है। और टोटल जो लिमिट है वो है 210 मोटर की और 300 ट्रांसफार्मर की, यानी कि इससे आगे आपको नहीं जाना है। यानी कि 210 मोटर अगर है तो आपको 210 मोटर ही लगानी है, या फिर आप उससे कम भी लगा सकते हैं। बाकी 300 ट्रांसफार्मर से ज्यादा आप लगा नहीं सकते और ना ही 210 मोटर से ज्यादा लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके फर्म के मालिक ने आपको इससे ज्यादा मोटर और ट्रांसफार्मर तो दी हुई नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि बी प्रकार का जो उपकरण है उसे निर्यात मॉडल है कि प्रत्येक इकाई के वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए एक यंत्र लगाना आवश्यक है। स्टूडेंट्स, अब इन्होंने क्या कहा कि जब आप बी प्रकार का कोई उपकरण बना रहे हो, यानी कि जब एक उपकरण बना रहे हो तो बी प्रकार के उपकरण में 2 मोटर और 4 ट्रांसफार्मर के साथ साथ एक और आपको यंत्र लगाना होगा। यानी कि ए प्रकार के उपकरण में बस 3 मोटर 2 ट्रांसफार्मर ही लगाने हैं, लेकिन बी प्रकार के उपकरण में 2 मोटर और 4 ट्रांसफार्मर के साथ साथ इन्होंने एक युक्ति और जोड़ दी, एक यंत्र और जोड़ दिया जो कि वोल्टेज को स्थिर करेगा। इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि जो वो एक्स्ट्रा अपन के पास में जो युक्ति लगी वो युक्ति बी प्रकार के उपकरण में लगती है, तो वो जो एक्स्ट्रा है वो बी प्रकार के में आ जाती है। अब बी प्रकार के उपकरण में वो एक्स्ट्रा युक्ति लगानी होती है। अब इन्होंने फर्म के मालिक ने क्या कहा कि एक माह में ऐसे जो एक्स्ट्रा में बी प्रकार के उपकरण में लगानी है वो आपको दे दी जाती है 65। अर्थात स्टूडेंट, बी प्रकार का जब आप एक उपकरण बनाते हो तो उसमें 2 मोटर, 4 ट्रांसफार्मर और एक जो एक्स्ट्रा युक्ति जो कि वोल्टेज को स्थिर करेगी वो लगानी है। बाकी 3 मोटर 2 ट्रांसफार्मर ए प्रकार के एक उपकरण में, और इन्होंने टारगेट रख दिया है 1 मंथ का। सो चलिए स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन कहता है कि अधिकतम लाभ के लिए एलपीपी का संरूपण कीजिए और एलपीपी को हल कीजिए। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख चुके हैं कि यहां पर जो उद्देश्य है वो क्या है, अधिकतमीकरण का। ठीक है स्टूडेंट्स, उद्देश्य अगर यहां अधिकतमीकरण का है तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि माना। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। ये तो एक बेसिक समरी थी कि आपको क्वेश्चन को कैसे समझना है। तो अब सॉल्यूशन पे आते हैं कि माना ए प्रकार के, स्टूडेंट सॉल्यूशन आपके पास में है, बस समझना कैसे है वो सब कुछ देखना है, सॉल्यूशन कैसे आपको लिखना है वो प्रोसेस देखनी है। कि मैंने मान लिया कि ए प्रकार की एक माह में ए प्रकार के एक्स उपकरण बनाते हैं। मैंने मान लिया ए प्रकार के एक माह में एक्स उपकरण बनते हैं। इसी प्रकार बी प्रकार के एक माह में बाय उपकरण बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने टारगेट कितना दिया है 1 मंथ का, तो मैं 1 मंथ की बात करता हूं कि 1 मंथ में ए प्रकार के एक्स उपकरण बने और बी प्रकार के वाई उपकरण बने। अर्थात मेरे पास में 2 वेरिएबल यहां पे हो जाते हैं, एक्स और वाई। सो एक्स और वाई मेरे पास में अगर 2 वेरिएबल हुए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट मैं क्या करता हूं कि सबसे पहली जो लाइन थी वो थी लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए, कि ए प्रकार के एक यूनिट को बनाने में 20 रुपए का लाभ होता है। तो हमने एक माह में कितने यूनिट बनाए, एक्स यूनिट, यानी कि एक्स उपकरण रिड्यूस किए,
कुल लाभ कितना हो गया? तो जो कुल लाभ है वो कितना हो जाता है स्टूडेंट? 20 इंटू एक्स, क्योंकि एक इकाई पे 20 रुपए का लाभ है, तो एक्स इकाई पे 20x प्लस एक इकाई बी उपकरण की जो कि 30 रुपए का लाभ लेके रखती है, तो बाय उपकरण के लिए 30 इंटू वाई, यानी कि ये तो आपको हो जाता है टोटल प्रॉफिट, क्योंकि आपको रूपरेखा तैयार करनी है एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या की। नेक्स्ट, अब मैं कहूं स्टूडेंट कि इसको मैं कह सकता हूं कि ये आपका क्या हो जाता है? उद्देश्य फलन। तो स्टूडेंट्स मैं साइड में क्या करता हूं, इसको नाम दे देता हूं z, यानी कि जो आप z को उद्देश्य फलन को z से इंडिकेट करते हैं तो वो हो जाता है 20x प्लस 30y, क्योंकि अब आपको क्या देखना है? अधिकतम लाभ, जो कि आप उद्देश्य फलन से देख पाते हैं। अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट कंस्टेंट्स की। कंस्टेंट्स कहां से मिलते हैं? यहां से। फर्स्ट है कि जब आप ए प्रकार का एक उपकरण बनाते हैं तो उसमें 3 मोटर लगती है, तो एक माह में ए प्रकार के आप एक्स उपकरण बना रहे हैं, तो ए प्रकार के कितने उपकरण मोटर जो है ए प्रकार के में कितनी लग जाती हैं? 3 इंटू एक्स। ठीक, बी प्रकार के एक उपकरण को बनाने में 2 मोटर लगती है, तो बाई उपकरण को बनाने में कितनी मोटर लगी? 2 इंटू वाई। इसका मतलब ये क्या हुई? टोटल नंबर ऑफ मोटर। अब टोटल नंबर ऑफ मोटर जो है वो आपको दी कितनी है? आप फर्म के मालिक ने आपको 210 मोटर दी है, तो 210 से ज्यादा आपको तो जाना नहीं है, क्योंकि 210 से ज्यादा आपके पास में है नहीं। तो इसलिए स्टूडेंट्स 210 से ज्यादा नहीं होने के कारण, अर्थात या तो 210 के बराबर हो या तो 200, ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोटर। तो या तो मोटरों की संख्या 210 के बराबर हो, ज्यादा नहीं हो सकती, तो क्या होगा? 210 से कम। तो साइन कौन सा होगा? लेस देन इक्वल्स टू। सेम वे में अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के लिए। तो ये तो था मोटर्स के लिए, अब मैं बात करता हूं ट्रांसफार्मर के लिए। तो ठीक वैसे ही ये क्या हो जाता है? 2x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू, कितने दिए हुए हैं ट्रांसफार्मर? 300। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 300। और यहां पे भी हम देख पाते हैं कि या तो 300 के इक्वल होता है या फिर उससे कम होगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 150। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास में कंस्टेंट चल रहे हैं। अब स्टूडेंट्स चूंकि क्वेश्चन में था कि बी प्रकार के उपकरण में हमें एक और एक्स्ट्रा युक्ति जोड़नी होती है, जिनकी टोटल संख्या उसने कितनी दी है? 65। और चूंकि बी प्रकार के एक इकाई में एक एक्स्ट्रा युक्ति है, तो टोटल हमने कितनी इकाई बनाई बी प्रकार के? 22। इसका मतलब यह हुआ जो तीसरा कांस्टेंट प्रतिबंध होगा वो y को लेस देन इक्वल टू 65 कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अपने पास में हुए कंस्टेंट्स, ये हो गए अपने पास में 3 कंस्टेंट्स। तो एक बार मैं क्या करता हूं, इसको रफ कर दूं, सॉरी, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 210। ये थी एक्स्ट्रा, तो इसको मैं रफ कर देता हूं और इसको मैं लिख दूं x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 150 एंड दिस इज y इज लेस देन इक्वल टू 65। तो स्टूडेंट अब मैं इसका गणितीय रूप लिख देता हूं। दिस इज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ठीक है, एंड दिस इज, इसको मैं लिख दूं कुल लाभ z इज इक्वल टू, दिस इज अधिकतमीकरण, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि अधिकतमीकरण। ठीक है, अधिकतमीकरण z इज 20x प्लस 30y subject to constant 3x plus 2y less than equals to 210 and x plus 2y is less than equals to 150 and y is less than equals to 65। ओके, अब स्टूडेंट्स बात आती है
कि हमने जो 3 पार्ट देखे थे, उन 3 पार्टों में हमारे पास में जो एलपीपी की हम जो गणितीय रूपरेखा तैयार करते थे उसमें उद्देश्य फलन हो गया, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हो गया, और तीसरी चीज आती है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन एंड विच इज एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब यहां से आप आसानी से देख पा रहे हैं कि आपको दी गई थी एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज जिसको आपने रिड्यूस कर दिया है इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड विच इज दिस, एंड दिस इज कॉल्ड एलपीपी, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, रैखिक प्रोग्रामन समस्या। अब ये हमारे पास में एक रूपरेखा तैयार हो जाती है एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या की। अब आप कहोगे कि सर आपने जो कल बात की थी कि जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। सो स्टूडेंट्स आप ही एक अपने हिसाब से सोचिएगा कि जब हम ए प्रकार की एक्स इकाई बना रहे हैं और बी प्रकार की वाई इकाई बना रहे हैं, सपोज आपने मान लिया कि मेरे पास में 5 गेंद हैं, मेरे पास में 5 गेंद हैं, तो क्या स्टूडेंट्स आप उन 5 गेंदों को ऐसे बोल सकते हो क्या कि मेरे पास -1 गेंद है या फिर -2 गेंद है, -3 गेंद है? नहीं ना, क्योंकि आपको उनकी काउंटिंग करनी है और काउंटिंग माइनस में तो होती नहीं है। या तो आप कहोगे कि सर मेरे पास गेंद ही नहीं है, कि सर मेरे पास गेंद ही नहीं है, तो उसके लिए क्या लगा दिया मैंने, इक्वल्स टू 0, यानी मेरे पास गेंद ही नहीं है, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0। मैंने दूसरी चीज ले ली, कोई पुस्तक की बात कर ली कि मेरे पास 5 पुस्तक है, एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर मेरे पास पुस्तक ही नहीं है, तो उसके लिए y इज इक्वल्स टू 0। एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर मेरे पास तो 2 गेंद है, तो उस 2 को तो मैं ऐसे लिखूंगा ना स्टूडेंट्स कि x इज ग्रेटर देन 0। अब वो बात अलग है कि उसके पास 2 हैं 3 हैं, उसके पास में एक फिक्स नंबर है, लेकिन सपोज उसके पास अभी फिक्स नंबर नहीं है क्योंकि ये तो एलपीपी है। और रैखिक प्रोग्रामर समस्या में आपको x और y की तो वो वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू? कि आपको x जो a प्रकार के हैं, जो x उपकरण, आप a प्रकार के उपकरण x बना रहे हैं, तो a प्रकार के आप कितने उपकरण बनाएं, यानी कि जो x की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए और y की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, जिससे कि मुझे जो ये लाभ है वो अधिक से अधिक मिल जाए। तो जो लाभ है वो अधिक से अधिक मिल जाए, इस केस में मैं स्टूडेंट्स वही चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो x और y है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसलिए रखा जाता है क्योंकि हम x और y को एक काउंट करना चाह रहे हैं कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी कि x जो है वो गिनती में कितने होने चाहिए और y गिनती में कितने होने चाहिए, क्या 1 होना चाहिए या फिर 2 होने चाहिए या फिर 3 होने चाहिए। तो उसके लिए आप ये तो नहीं कहोगे कि सर वो -1 होने चाहिए, -2 होने चाहिए, नहीं ना, क्योंकि हमेशा जो काउंटिंग आप कर रहे होते हैं कोई भी प्रोडक्ट की या फिर कोई भी उपकरण की, तो उसको तो आप या तो 0, मतलब वो उपकरण हमने उतना बनाया ही नहीं है, मतलब बनाया ही नहीं है, और या फिर वो 0 से ज्यादा बनने हैं। तो वही सारी चीजें हम x और y पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ x कितने होंगे और y कितनी होगी। x और y की वह वैल्यू जो आपको अधिक समीकरण दे दे, वही इस रैखिक प्रोग्रामन समस्या यानी कि जो एलपीपी है उसका क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन कौन सा होता है, इष्टतम हल। तो स्टूडेंट्स ये पूरी रूपरेखा थी और इसी रूपरेखा में अब हम बात करते हैं कि इसका आलेखी रूप क्या होगा, अर्थात इसको आलेखी विधि से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने अब अभी तक जो है वो एलपीपी रिड्यूस कर ली। अब जो इसका सॉल्यूशन है वो किस तरीके से होने वाला है, आलेखी विधि से, और उस सॉल्यूशन में हमें वो पॉइंट देखने होंगे। अब वो पॉइंट कौन से होंगे जो आपको इष्टतम हल देंगे और कौन से पॉइंट वो होंगे जो आपको एक साधारण हल देते हैं। तो उन हलों में कौन से आपके सुसंगत हल होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो आज का जो काम था स्टूडेंट्स वो यहीं तक था कि आपको दी गई कोई भी प्रॉब्लम को सबसे पहले मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कैसे करना है, क्योंकि यही मेन चीज है। आगे का सॉल्यूशन बहुत इजी है,
इसको आसानी से करेंगे आलेखी विधि से नेक्स्ट क्लास में। कि बस मेन बात थी कि इसको एलपीपी के मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन में कैसे रिड्यूस करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।